हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एंट्रोपी। उसमें हम अभी तक एंट्रोपी क्या है वो कर चुके हैं। एंट्रोपी ताप और आयतन के फलन के रूप में हम कर चुके हैं। एंट्रोपी दाब और ताप के फलन के रूप में हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं अगर कोई सिस्टम है आपका, अगर वो चेंज होता है, मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है ए से बी में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी में परिवर्तन है, ये ध्यान रखना है। आज हम कितना परिवर्तन होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है आपका, अगर आयतन है, मैंने आपको बताया आयतन होगा तो हमेशा CV आएगा, ठीक है ना। अगर दाब होगा तो वहाँ पे CP। तो ये संबंध होता है डेल्टा S इजिकल टू CV log T2/T1 प्लस R log V2/V1। ये है बेटा किसके लिए? 1 मोल के लिए। किसके लिए है? 1 मोल के लिए। इट इज फॉर 1 मोल। अगर आपने N मोल लिया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आगे यहाँ भी N आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये है समीकरण किसके लिए? 1 मोल के लिए। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा है इसमें क्या है बेटे, आदर्श गैस के लिए आइडियल गैस। आइडियल गैस किसको कहते हैं? वो गैस जो PV इजिकल टू nRT समीकरण का पालन करती है ना, गैस समीकरण का पालन करती है, उसको आप क्या कहते हो? आदर्श गैस कहते हैं। उसमें ताप और आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन के समीकरण की व्युत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। मान लें हमें पता है कि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है बेटा, DS इजिकल टू DQ/T के बराबर होता है ना। तो DQ का मतलब अवशोषित उष्मा है उत्क्रमणीय रूप से, और T उस ताप के ऊपर, और ये एंट्रोपी में परिवर्तन है, ठीक है। तो इसको मान लिया हमने, क्या दे दिया, 1 नंबर इक्वेशन आपने दे दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, उष्मागतिकी के प्रथम नियम वो हमको पता है, ये आपका क्या होता है, डेल्टा Q इजिकल टू DE प्लस PdV के बराबर होता है। और इसको हमने क्या दे दी, 2 नंबर समीकरण हमने दे दी, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से DQ की जो वैल्यू है वो इस समीकरण के अंदर रख दीजिए। तो हमारी समीकरण क्या होगी, DS इजिकल टू DE प्लस PdV अपॉन, यानी कि DQ की जगह पे ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो हमारी समीकरण बन गई DS इजिकल टू DE प्लस PdV अपॉन T वाली समीकरण बन गई। अब क्या करते हैं बेटा, इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के नीचे T है ना बेटे, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। तो क्या बना, DS इजिकल टू DE अपॉन T हो गया प्लस PdV अपॉन T। तो ये समीकरण लिख दी। अब एक समीकरण आपको याद होगा कि जो एंथैल्पी, ये आपका CV जो है, CV इजिकल टू किसके बराबर होता है, DE अपॉन DT के बराबर होता है। और DE, यहाँ से DE निकाल लीजिए, ये जो DE इजिकल टू क्या हुआ, ये DT यहाँ चला गया, तो CV DT के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये विशिष्ट उष्मा होती है किसके ऊपर, स्थिर आयतन पे। CV क्या है आपका, स्पेसिफिक हीट है, किसके ऊपर बेटा, स्थिर आयतन के ऊपर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर DE की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, CV DT लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नई समीकरण जो है वो क्या बनेगी, देखिए, नई समीकरण जो है हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। नई समीकरण हमारी क्या बनेगी, ये बन जाएगी DS इजिकल टू CV DT प्लस PdV, ठीक है। ये हमने इसके अंदर रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण, क्योंकि D की जगह पे हमने क्या लिखा है, CV DT रख दिया है, ठीक है। अब हमको पता है कि आदर्श गैस है, उसके लिए 1 मोल के लिए क्या होता है, PV इजिकल टू RT होता है, PV इजिकल टू RT होता है। ये यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये P इजिकल टू क्या हुआ, ये V जो है वो RT के नीचे चला गया, तो P इजिकल टू हो गया RT अपॉन V। ये तो यहाँ से इस P का जो मान है इस समीकरण के अंदर हम रख देते हैं। तो रख दीजिए। रखने पे हमारे क्या बना, ये DS इजिकल टू, ये तो हमारा था ये CV DT अपॉन T था ही, प्लस इस P की जगह पे हमने क्या रखना है, RT अपॉन V रखना है। तो मैंने इसके अंदर T रखा, तो T से ये T कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, DV अपॉन V बच गया, ठीक है। तो इसको रख दिया। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं। जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का निशान लगा देते हैं। ये DS का समाकलन का निशान लगाया, ये CV जो भी कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं होता, अतः उसको बाहर ले लेते हैं समाकलन से। तो मैंने ये इसको क्या किया, बाहर लिख लिया।
अब यहाँ से कहाँ तक के बीच में T1 से लेकर T2 के बीच में इसका समाकलन कर देते हैं। फिर आपका प्लस का निशान लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस था। फिर R भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता इसलिए इसको बाहर लिख देते हैं। और कहाँ से कहाँ तक के बीच में समाकलन करते हैं, V1 से V2 के बीच में इसका समाकलन कर देते हैं और dv/v। तो इसका dv/v का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ln या log v होता है। ये ध्यान रखना है कि आपने किसका समाकलन dv/v जो है वो किसके बराबर होता है, log v के बराबर होता है। और dt/t किसके बराबर होता है, log t के बराबर। तो cv का cv लिखा और dt/t का जो समाकलन मैंने क्या लिख दिया, log t लिख दिया और दोनों लिमिट लगा दी, T1 से T2 के बीच में लगा दी। r का प्लस लिखा, r का r लिखा। dv/v का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log v होता है। और ये दोनों मैंने लिमिट इसके अंदर लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, बस हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब वही इसको सोल्व करके हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। या s = cv, पहले क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिमिट हमारी क्या थी, T2 थी और वो था क्या था, log t था, तो उसको क्या लिख दिया, log T2 माइनस नीचे वाली लोअर लिमिट लिखते हैं तो log T1 प्लस r का हमने क्या लिखा, r का r लिखा। फिर log V2 माइनस log V1 लिख दिया। ठीक है बेटे, अगर log में एक इक्वेशन होती है बेटे, ध्यान रखना है कि अगर ये हो log a माइनस log b अगर होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log a/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक फार्मूला है log का। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या मान ले, log a मान ले, इसको क्या मान ले, log b मान लीजिए। तो cv का cv या ln लिख दिया क्योंकि इसको मैंने 2.303 के अंदर नहीं लिखा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट T2 है और लोअर लिमिट आपकी क्या है, T1 है, प्लस r ln V2/V1 आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक दो चीज आपने इसमें, ये तो हमारी होगी पूरी समीकरण। अब मान लेते हैं कि आयतन स्थिर है। ठीक है, क्या स्थिर है, आपका आयतन स्थिर है। आयतन स्थिर है, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन है तो इसका मतलब क्या हो गया, V1 और V2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास था ln V2/V1 था, है ना। V1 और V2 दोनों क्या है, बराबर है क्योंकि स्थिर आयतन है। आयतन स्थिर है यानी कि अभिक्रिया से पहले और बाद में भी क्या हो गया, इसका मान समान हो गया। तो दोनों बराबर हो गए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ये जो समीकरण थी ये क्या होगी, ये 0 के बराबर हो गई। तो बचा क्या हमारा, ये वाला बच गया। तो डेल्टा S = cv ln T2/T1 बच गया। अब अगर अपने क्या करते हैं, स्थिर ताप करते हैं, ताप का मतलब T1 और T2 का जो मान है वो हमने क्या रखा, इसमें कांस्टेंट रख दिया। जब कांस्टेंट रखा तो ये भी मान क्या हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। जब ये 0 के बराबर हो गया तो अब हमारा बचा क्या, ये वाला मान बच गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है, डेल्टा S = r ln V2/V1। या अपने इसको क्या है, ln को अगर log base 10 में बदलें तो क्या करते हैं बेटे, 2.303 से इसको मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हमारी समीकरण क्या हो गई, डेल्टा S = 2.303 r log base 10 V2/V1 के बराबर हो जाती है। इसी तरह से क्या करते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं log base 10 के अंदर। कैसे लिख सकते हैं बेटे, वही 2.303 फिर CV, फिर आप लिखोगे log base 10 क्या हो जाएगा, T2/T1 समीकरण हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया एंट्रोपी में परिवर्तन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जब ताप और दाब हो तब एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आएगा।